हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम मौर्यकालीन इतिहास को जानने के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के महत्व के विषय में हमने चर्चा की, तो हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य इस दृष्टि से भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि मौर्य साम्राज्य के साथ ही हमें विपुल मात्रा में और एक तरह से विविध प्रकार के जो स्रोत है वो मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इन स्रोतों की सहायता से हम इन घटनाओं की, मौर्यकालीन इतिहास की घटनाओं की जो प्रामाणिकता है उसको है वो स्पष्ट रूप से है वो साबित कर सकते हैं। लेकिन मौर्य साम्राज्य से पहले के जो इतिहास है उसकी जानकारी का एक महत्वपूर्ण साधन हमें पौराणिक गाथाएं थी, और उन पौराणिक गाथाओं के स्थान पर है मौर्य काल के अंदर हमें कुछ ऐसे साहित्यिक, ऐसे विविध प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं जिसके द्वारा हमें मौर्यकालीन घटनाओं की जो ऐतिहासिकता है उसको हम साबित कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से है वो मौर्यकालीन जो इतिहास है वो अपने आप के अंदर है वो महत्वपूर्ण माना जाता है कि इस काल के अंदर हमें प्रचुर और एक समृद्ध सामग्री है वो मिलती है। तो मौर्यकालीन इतिहास को जानकारी के साधन के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि मौर्यकालीन इतिहास को जानने का एक जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो पुराणों को माना जाता है। और जैसा कि मानते पुराणों के अंदर भी विशेष रूप से है वो विष्णु पुराण है, उसमें उसको हमें मौर्यकालीन इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण साधन मानते हैं, क्योंकि पुराणों में यद्यपि अतिशयोक्ति और अशुद्धियों से परिपूर्ण हमें वर्णन मिलता है, लेकिन फिर भी पुराणों की सहायता से हमें नंदों का किस प्रकार उन्मूलन किया गया, किस प्रकार मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से की, और किस प्रकार इस वंश के जो विभिन्न शासक हैं उनका तिथिक्रम है उसके विषय में जानकारी है वो हमें पुराणों से मिलती है। पुराणों के अंदर है जो विष्णु पुराण है उसमें ये कहा गया है कि जो नंद जो शासक हैं वो 100 वर्ष तक शासन करेंगे, और उसके पश्चात कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण है वो इस वंश का विनाश करेगा और वो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक करेगा। और तो इस आधार पर है वो एक तरह से इस पुराण के आधार पर है मौर्यों को है वो एक तरह से इतिहासकार वो शूद्र साबित करने का प्रयास करते हैं कि मौर्य जो नंद शासक थे वो शूद्र थे, और उसके बाद में है वो जो क्षत्रियों का शासन है वो शुरू होता है। तो इस प्रकार पुराण है वो मौर्य काल की जो प्रारंभिक जो इतिहास है, जो नंद वंश है, नंदों के विषय में जानकारी है का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसी प्रकार पुराण पर जो रत्नगर्भ, पुराणों की जो रत्नगर्भ टीका है उस रत्नगर्भ टीका के अंतर्गत है वो ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है नंद जो राजा है उसकी पत्नी मूरा से हुआ, और इसलिए है वो मौर्य कहलाए। तो इस प्रकार विष्णु पुराण की रत्नगर्भ टीका है उससे भी मौर्यों के विषय में हमें जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस है जो विशाखदत्त की है, जिसके जो कि एक तरह से गुप्तकालीन रचना मानी जाती है, लेकिन इस रचना से भी हमें मौर्यों के विषय में है वो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, क्योंकि ये जो एक तरह से नाटक है विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस एक नाटक है, और इस नाटक के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को है वो नंद राजा का पुत्र है वो बताया गया है। और इस नाटक से ऐसा लगता है कि नंद राजा का वो वैध पुत्र नहीं था। तो इस प्रकार जो विशाखदत्त की जो मुद्रा राक्षस है उससे हमें जो मुद्रा राक्षस है उसमें नंद राजाओं को उसके लिए माना गया, जबकि ये सब हमें दूसरे स्रोतों से जानकारी मिलती है, यूनानी स्रोत वगैरह से, कि नंद राजा थे वो शूद्र थे, और नंद राजा नीच कुल का था क्योंकि उसके पिता को एक नापित है या नाई है वो कहा गया है। तो इस तरह से क्या है कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो वर्सल और कुलहीन शब्दों के आधार पर है वो एक प्रकार से है मौर्यों को है वो शूद्र वो कहा गया है। मुद्रा राक्षस में वर्सल शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त के लिए अनेक स्थानों पर किया गया है, और इस तरह से उस वर्सल शब्द से है वो मौर्यों की जाति के विषय में है वो अनुमान लगाया जाता है। मुद्रा राक्षस पर जो रत्नगर्भ मुद्रा राक्षस की जो रत्नगर्भ टीका है उस टीका जो 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 मुद्रा राक्षस पर जो क्या कहना चाहिए ढूंढीराज की जो टीका है मुद्रा राक्षस पर है, उस ढूंढीराज की जो टीका है उससे भी है वो मौर्यों के विषय में वो जानकारी मिलती है। और एक तरह से
जो ये धुंधराज टीका उसमें मौर्यों को है वो एक प्रकार से शूद्र है वो बताया गया है। इसी प्रकार जो सोमदेव का कथा सरित सागर है और क्षेमेंद्र की जो व्रत कथा मंजरी है उससे भी मौर्यों के विषय में है, मौर्यों की जाति के विषय में है, वो हमें जानकारी वो मिलती है। तो इस तरह से क्या है कि मौर्यों की जाति के विषय में जानने का जो एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसमें मौर्यों को है वो एक तरह से शूद्र साबित करने का जो प्रयास किया गया है, उसमें पुराण है या विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस पर ढूंढराज की टीका है, विष्णु पुराण पर रत्नगर्भ टीका है, सोमदेव का कथासरित सागर है और जो क्षेमेंद्र की कथा मंजरी है, ये जो ग्रंथ है उसमें जो एक तरह से मौर्यों को है वो शूद्र बताने का वो प्रयास किया गया है। जबकि बौद्ध साहित्य है उससे भी मौर्यों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और बौद्ध साहित्य हैं वो मौर्यों को क्षत्रिय साबित करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें बौद्ध साहित्य में जो सीली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावंश है वो जिसकी जो एक तरह से जो दीपवंश और जो महावंश है उसमें मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया। दिव्य वदान है, मिलन पनो है, महाबोधि वंश है, महावंश टीका है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प है, इससे मौर्यों के विषय में जानकारी वो मिलती है। तो इसमें क्या है कि जो मिलन पलो है उसमें आप जानते हैं कि जो नंदों की पराजय है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना के विषय में जानकारी मिलती है। और इसी प्रकार जो आर्य मंजूश्री मूलकल्प है जिसमें नंद राजा और चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार आदि के विषय में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से क्या है कि जो बौद्ध ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ से भी मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार जैन जो ग्रंथ हैं तो जैन ग्रंथ के अंतर्गत है वो हम जो भद्रबाहु का कल्पसूत्र है, हेमचंद का परिशिष्ट पर्वण है, तो उससे हमें जो एक तरह से हम कहें कि मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें जो हेमचंद्र का है वो 63 शलाका है और एक तरह से जो हम कहें कि जो रामचंद्र मुमुक्षु का पुशास्त्र कथाकोश है और सबसे महत्वपूर्ण जैसे आप जानते हैं कि हरिसेन का जो के द्वारा रचित बृहद कथाकोश है उसमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय के अंदर है वो मगध के अंदर 12 वर्ष का अकाल पड़ा था और उस समय किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैन धर्म ग्रहण कर लेता है और दक्षिण के अंदर चला जाता है और वहाँ भद्रबाहु के साथ वो एक तरह से सलेखना विधि के द्वारा है वो अपना देह त्याग कर देता है। तो इस तरह से क्या है कि इसमें मगध के 12 वर्ष के अकाल की जानकारी है वो हमें इस ग्रंथ से हमें मिलती है। जैन ग्रंथ से हमें जैन ग्रंथ है वो हरिशेन जैन ग्रंथ है वो क्या कहना चाहिए व्रत कथा कोश है उससे हमें मिलती है। दिव्य वेदान है उस जो आपका दिव्य वेदान तो बौद्ध ग्रंथ था। तो इसी प्रकार क्या है कि जो विदेशी जो इतिहासकार हैं और उनका जो साहित्य है उससे भी हमें एक प्रकार से क्या है कि मौर्यों के विषय के अंदर वो जानकारी मिलती है। और जैसे आप जानते हैं कि सर्वप्रथम जो विदेशी इतिहासकार है उन्होंने ही है वो जो एक तरह से जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनको सेंट्रोकोटस के रूप के अंदर है वो उसका उल्लेख मिला और किस प्रकार विलियम जोन्स ने उसका समीपन चंद्रगुप्त मौर्य से किया। और इसके साथ साथ जैसे कि विदेशी जो शासक सीरिया का शासक सेल्यूकस निकेटर है उसके प्रतिनिधि के रूप में किस प्रकार मेगस्थनीज आता है, इंडिका ग्रंथ लिखता है। हालांकि इंडिका नहीं मिलती लेकिन उसके उद्धरण है वो जो एरियन, स्ट्रैबो, डिमेकस, पिलनी आदि के ग्रंथ से हमें उसकी जानकारी मिलती है। इसी प्रकार जो हमें जो प्लूटार्क है उससे जानकारी उसकी जानकारी मिलती है कि एंड्रोकोटस जो उस समय का एक नवयुग था वो सिकंदर से मिला था, उसकी जानकारी प्लूटार्क से मिलती है। कर्टियस है के अनुसार पोरस ने सिकंदर को सूचित किया था कि वर्तमान नंद राजा न केवल अनभिजात है और वरन एक निम्न स्तरीय है और इसका पिता वास्तव में एक नाई था, वो कर्टियस के विवरण से मिलता है। इसी प्रकार डियोडोरस है के अनुसार पोरस ने सिकंदर को सूचित किया था कि गंगा दियाई का राजा नंद दुष्चरित्र जिसका कोई सम्मान नहीं करता है और लोग उसे नाई की संतान समझते हैं। इसी प्रकार जस्टिन है वो कहता है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारतवर्ष में दास्ता का जुआ अपनी गर्दन से उतार दिया और सिकंदर के द्वारा नियुक्त किए गए पदाधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और भारत को स्वतंत्र करने वाला जो व्यक्ति था वो चंद्रगुप्त था, आकार सेंट्रोकोटस था और उसको हम्बल जो एक तरह से हम्बल ओरिजिन का बताया गया है।
तो जस्टिन है वो चंद्रगुप्त मौर्य को है वो हम्बल ओरिजिन का वो बताता है। तो इस तरह से क्या है कि विदेशी है वो एक तरह से नंदों को शूद्र मानते हैं, और नंद राजा है वो शूद्र और एक दुष्चरित्र था, उस दुष्चरित्र होने के कारण से उसको ही दृष्टि से देखा जाता था। तो इसमें लेकिन इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य को है वो शूद्र नहीं कहा गया है। तो जस्टिन है वो एक तरह से नंदों के लिए वो हम्बल ओरिजिन इस्तेमाल करते हैं। तो इसका तात्पर्य ये था कि वो साधारण घराने में उसका जन्म है वो नहीं हुआ था। तो इस तरह से क्या है कि विदेशी यात्रियों के जो विवरण है उससे हमें जो मौर्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी वो मिलती है। इसके अलावा मौर्य के विषय में जानकारी का जो महत्वपूर्ण स्रोत है जिसके विषय के अंदर हमने चर्चा की थी, जो पुरातात्विक स्रोत है उसके विषय में हमने चर्चा की थी। और पुरातात्विक स्रोत के अंदर अंतर्गत है वो एक तरह से क्या है कि जो 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 पुरातात्विक स्रोत है उस पुरातात्विक स्रोतों के अंदर है वो विभिन्न अभिलेखिक साक्ष्य हैं। उसमें अशोक के जो अभिलेख हैं, और इसके अलावा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, सैगोरा और जो 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 कहना चाहिए कि जो महास्थान अभिलेख है, महास्थान ताम्रपत्र है, ये सैगोरा ताम्रपत्र है, उनसे हमें मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। सैगोरा ताम्रपत्र महास्थान से ये जानकारी मिलती है कि किस प्रकार अकाल का प्रबंधन है वो मौर्य शासक करते थे। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से किस प्रकार जानकारी मिलती है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो वो सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त वैश्य से वो सुदर्शन झील का निर्माण करता है। लोक कलाकारी कार्यों के विषय में जानकारी मिलती है। अशोक के जो अभिलेख हैं जिसको टिफेंथेलर ने पता लगाया था, किस प्रकार जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा, किस प्रकार ब्राह्मी, ख्रोस्टी और आर्माइक लिपि के अंदर वो मिलते हैं, ग्रीक भाषा में मिलते हैं। तो ये अभिलेख हैं, इन अभिलेखों से हमें मौर्य साम्राज्य की सीमाओं के विषय में जानकारी मिलती है, जिसमें अभिलेखों को मुख्य रूप से चतुर्दश शिलालेख है, लघु शिलालेख है, जो स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख है और गुहा लेख है, उन 5 भागों में विभाजित करते हैं। तो इन अभिलेखों की सहायता से है वो मौर्य साम्राज्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। और इसमें न केवल मौर्यों की सीमाओं में अपेक्षा अशोक के धम के विषय में जानकारी मिलती है, और एक तरह से जो स्तंभ लेख है और जो 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 भामरू बिराट का भी लेख है जो राजस्थान के अंदर मिला है, उसमें किस प्रकार है वो अशोक है वो बुद्ध धर्म के प्रति अपनी रुचि प्रकट करता है, और किस प्रकार वो कहता है कि बौद्ध भिक्षुओं को जो जो कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए उसकी बात वो करता है। तो बौद्ध धर्म के प्रति उसकी निष्ठा जानकारी मिलती है। जो प्रथम पब्लिक शिलालेख है वो जो उससे कलिंग पर अधिकार था उसकी जानकारी मिलती है। गुहा लेख है जिसमें बिहार के गया के पास बराबर की पहाड़ियाँ में अशोक के जो 3 गुहा लेख मिलते हैं, जिसमें अशोक ने वो आजीविकों को दान में दिया, उसकी जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हमने पृथक व्याख्यान में अशोक के अभिलेखों के विषय में चर्चा की थी, और इन अभिलेखों से हमें किस प्रकार है वो मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक साक्ष्य में हमने पुराणों के विषय में चर्चा की। पुराणों के साथ साथ है विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है, जो 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 विशाखदत्त की जो मुद्रा राक्षस के जो अलावा है वो हमने किस प्रकार है वो जो 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 सोमदेव का कथा श्री सागर है, अक्षेंद्र की कथा कथित मंजूरी है, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के विषय में चर्चा की। विदेशी स्रोत के विषय में हमने मेगस्थनीज की इंडिका और स्ट्रैबो, एरियन के ग्रंथों, प्लूटार्क के ग्रंथों की विवेचना की। यहाँ के पुरातात्विक जो उत्खनन है उस पुरातात्विक उत्खनन के अंदर वो हमें जो पाटलिपुत्र है उसके जो कुम्भहार है और जो बुलंदी बाग है उसके उत्खनन से मौर्यकालीन हमें राजप्रसाद मिलते हैं। तो जो कि मेगस्थनीज भी उसका वर्णन करता है। तो इस प्रकार मौर्यकालीन जो राजगृह, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, हस्तिनापुर, तक्षशिला, उसमें विभिन्न प्रकार के उत्खनन से हमें भौतिक अवशेष मिलते हैं। भौतिक अवशेषों के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो मर्दबांड है, चमकीली काली मर्दबांड परंपरा जिसको NBBP कहा जाता है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, उन मर्दबांडों से मौर्य काल के इतिहास की जो भौतिक पक्ष है उसकी जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा मौर्य काल के जो कलात्मक पक्ष है उसकी जानकारी के लिए हमें मौर्यकालीन जो राजप्रसाद तो मिलते हैं, गुहा है, विहार है, प्रस्तर मूर्तियाँ हैं, अशोक के स्तंभ लेख हैं, और उसके शीर्षों पर जो 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 प्रतिष्ठापित जो मूर्तियाँ, पशु मूर्तियाँ हैं, उससे मौर्यकालीन कलात्मकता है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो 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 एक तरह से जो अभिलेखिक साक्ष्य जो आपके पुरातात्विक साक्ष्य उसमें मुद्राएं हैं वो मौर्यकालीन इतिहास पर जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। यद्यपि मौर्यकालीन जो मुद्राएं वो पंचमार की हैं, लेकिन इन मुद्राओं पर हमें जो विभिन्न प्रकार के जो मेरू है, चंद्र है, मयूर है, उसका अंकन हमें मिलता है।
तो और तो इस प्रकार मौर्यकालीन जो मुद्राएं, आहत मुद्राएं हैं जो कि चांदी की हैं, और इन पर जो 3 जो चिन्ह मिलते हैं, उससे भी मौर्यकालीन इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय में हमने डिटेल में अध्ययन किया था कि किस तरह से कौटिल्य है वो तक्षशिला का आचार्य था, किस तरह से है उसने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की, और जिसमें मौर्यकालीन जो प्रशासन है और एक तरह से हम कहें कि राजनीति के गूढ़ रहस्य के विषय में जानकारी मिलती है, जो संस्कृत भाषा में चंपू शैली के अंदर लिखा हुआ है, जिसमें 15 अध्याय हैं, 180 अभिकरण है, जो प्रकरण है उसमें मिलते हैं। और इसमें जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का परामर्शदाता प्रधानमंत्री था, और उससे हमें क्या है कि मौर्य काल के विषय के अंदर है, मौर्यकालीन प्रशासन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की इंडिका के विषय में हमने प्रत्यक्ष वीडियो बनाया था, उससे भी आप हमने देखा कि किस प्रकार मेगास्थनीज की इंडिका से भी है मौर्य काल के जो विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक पक्षों की जानकारी मिलती है। किस प्रकार जो कि कुछ हद तक है वो अतिरंजित है, लेकिन फिर भी है मौर्य काल के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण करने के अंदर है वो हमें सहायक सिद्ध होती हैं। तो मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, अशोक के जो अभिलेख हैं, वो मौर्यकालीन इतिहास को जानने के एक महत्वपूर्ण स्रोत है, वो कहे जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो चीनी यात्री हैं जो कि बाद में जो गुप्त काल में, हर्ष के शासनकाल में फाहियान और जो हिमसांग आए, तो उन्होंने भी क्या है कि एक तरह से जो कलिंग युद्ध के पूर्व अशोक के जो क्रूर स्वभाव के बारे में विवेचन किया है। फाहियान लिखता है कि अशोक ने पटना के समीप एक नरक के समान बंदीगृह बनाया था, और वो कैदियों को विभिन्न प्रकार की यातनाएं देता था। तो इस प्रकार एक तरह से क्या है कि फाहियान के विवरण से भी है वो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। तो मौर्यकालीन इतिहास को जानने के लिए हमें विदेशी यात्रियों की विवरण, जिसमें यूनानी और चीनी वृत्तांतों के साथ साथ है जो एक तरह से मेगास्थनीज के बाद के अंदर जो एक तरह से विभिन्न राजदूत आए, जिसमें मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने बिंदुसार अशोक के राज दरबार में जो डायनोसियस भेजा था, राजदूत बन करके आया था, और जो सीरिया का शासक डायमेकस जो बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था, उनसे भी है वो एक तरह से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। इतिहास इसमें जो राजदूत थे उन्होंने जो वर्णन किया, उससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौर्यकालीन इतिहास को जानने के लिए हमें विपुल मात्रा में, भरपूर मात्रा के अंदर है वो विभिन्न प्रकार के जो साक्ष्य मिलते हैं, और उन साक्ष्यों के द्वारा है हमें मौर्यकालीन जो ऐतिहासिक घटना है उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के अंदर हमें सहायता मिलती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।